हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वीडियो में हम जो important MCQs of module A and B, yes, every important kind of MCQ जो module A and B से पूछा गया and पूछा जा सकता है, all of those we'll be discussing in this particular session. I hope you all are ready to answer these MCQs. इनको आप एक practice की तरह ले सकते हैं and सारे के सारे यानी कि हम इन शॉर्ट मॉड्यूल ए एंड बी पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कुछ थ्रू एमसीक्यू। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज ऑल्सो रीकैप हमारे 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज ऑफ आई एंड आईएफएस जो डे 1 से 25 तक हमारे जो मॉड्यूल ए एंड बी के चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उनका रिकैप, राइट? So before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JAB exam, तो EduTap आपके लिए मास्टर कोर्स लेकर आ गया है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि वेरी शॉर्ट वीडियोस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स which you can use for revision and live classes. So इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। JIAB75 is the code, so as to get 75% discount on this. Also we have the super crash course हमारा जो है प्रेजेंटली चल रहा है। You won't believe कि इसमें आपके जो है अराउंड 24 क्लासेस एंड अराउंड 60 आवर्स में पूरा का पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है ऑफ द JIB एग्जाम ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स वो कवर किया जा रहा है। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। इसका ये जो क्लासेस है आपके 13th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिफोर द एग्जाम आपका जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। यू हैव ऑल्सो टाइम फॉर रिविजन, लाइक बाय 25th समथिंग इसके जो क्लासेस है कंप्लीट हो रहे हैं। तो कंटिन्यूअस क्लासेस आपके होंगे। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए ईच एंड एवरी चैप्टर में, ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्वालिटी कंटेंट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये लास्ट गोल्डन चांस अपना मिस मत करिएगा। डू बी पार्ट ऑफ दिस सुपर क्रैश कोर्स। So let us start the discussion on the question. This is the first question. The term Hindu rate of growth was coined by. So 1960s and 80s तक अगर आप देखो तो हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है इंडिया में, जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5 से 4% के बीच में अटक गया था। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट वाज हु, प्रोफेसर राजकृष्णन, उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ रेट है, सो वी विल कॉल इट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो ए विल बी द राइट आंसर। प्रोफेसर राजकृष्णन इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ पेपर एंड इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई टू आंसर इट एंड अपने पेपर में जो है उसको आंसर करते जाइए एंड देन एट द एंड कीप चेकिंग कि कितने आपके आंसर जो है सही हुए। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन रिलेशन टू कोविड पेंडेमिक? डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो रिकवरी अनइवन रहा है सर्विसेज में, तो इनकरेक्ट पूछा गया। सर्विसेज में अनइवन रहा है, फाइनेंस ये सब अच्छा जो है रिकवरी रहा है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर्स जो है प्री पेंडेमिक लेवल्स तक जो है पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ रिकवरी इन ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग एक्सीडेड प्री पेंडेमिक लेवल्स। ठीक है, तो ये भी चीज सही है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर रिकवरिंग टू वेरिंग डिग्रीज, तो ये भी सही है कि वेरिंग डिग्रीज पे रिकवरी हो रही है। एग्रीकल्चर सर्वाइव्ड द पेंडेमिक्स, मल्टीपल वेव्स, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन आर ऑन द रिबाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज यानी कि ट्रेड, होटल ये सब प्री पेंडेमिक लेवल्स को एक्सीड कर रहा है। तो सॉरी, ये जो चीज है ये तो गलत है, बिकॉज ट्रेड, होटल ये सब जो कोविड के पहले था काफी हाई ग्रोथ रेट था, बट कोविड के टाइम पे सब गिर गया, तो प्री पेंडेमिक लेवल्स को एक्सीड नहीं कर रहा है, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज व्हाई बी वुड बी द राइट आंसर हियर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो बी वुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो पेंडेमिक से पहले होटल्स वगैरह जो है काफी ग्रो कर रहे थे, लेकिन पेंडेमिक के टाइम पे क्लोज हो गए। तो ये जो ग्रोथ रेट है लाइक 10% है लेट्स से, तो उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है एंड उसको एक्सीड नहीं किया गया है इन दीज सेक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन, which among the following is the correct definition of sunrise sector? तो यहाँ पर सनराइज सेक्टर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। लेट मी टेल यू, ये सारे आपके 2023 के प्रीवियस जो क्वेश्चन है वही आपके सामने मेनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
That is why it is written JAP 2023. So, which among the following is the correct definition of sunrise sector? So, it is the sector which includes all those activities and purpose of which consists of exploiting natural resources. तो ये तो हमारा primary sector हो गया ना, natural resources को use करने वाला. Then sector that covers all the activities in varying degrees of processing raw materials. तो processing कहाँ पर होता है? Secondary sector में होता है. Then it includes all activities which an industry has existed for a long time, less successful, making less profit right now. पहले तो exist किया like CD DVD, but now it is making less profit. So it is what sunset sector. इसी तरीके से if we see some sector which is in its infancy, potential है significant growth का, so that will be sunrise sector. ठीक है, like presently AI हो गया, EV हो गया, these have potential for significant growth. Okay, so these will be the राइज सेक्टर. ठीक है, तो ये चीज हमारा सही है. सो डी विल बी द राइट आंसर हियर. आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर. सनराइज सेक्टर का डेफिनेशन पूछा हुआ है. देन फोर्थ क्वेश्चन, which among the following is not one of the category into which World Bank classifies economies based upon per capita income? तो वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है बेस्ड अपॉन पर कैपिटा इनकम. इनमें से कौन सा सही कैटेगरी नहीं है, ये पूछा जा रहा है. तो वर्ल्ड बैंक सारे कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम, पहले तो वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट पर हेड इनकम. तो जीडीपी हमारा टोटल नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज द पर हेड इनकम. दैट इज किसी कंट्री में 100 रुपीज उसका जीडीपी है, 1000 रुपीज जीडीपी, 100 पीपल आर देयर, सो व्हाट विल बी पर हेड इनकम? 1000 rupees divided by 100 people, it will be 10 rupees is the per head income. Based upon this per head income, actually the economies are divided. Firstly, जो हमारा economy है lower income group रहेगा. Then middle income है, तो middle में there are two kinds, lower middle and upper middle. ठीक है, ये low income group है and low income है, and lower and upper middle, यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं. अब इसके साथ साथ हायर इनकम ग्रुप. ठीक है, तो 4 कैटेगरीज आर देयर. तो लो इनकम तो सही है, लोअर मिडिल अपर मिडिल सही है, बट अपर हायर इनकम ये तो कोई कैटेगरी नहीं है वर्ल्ड बैंक का. एंड लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से ग्रुप में एक्चुअली फॉल करता है? इट एक्चुअली फॉल्स इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप. दिस आल्सो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, है ना. तो यहाँ पर क्या सही जवाब है? डी, विच इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरीज. Now, banking belongs to which among the following sectors? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे दिया हुआ है. तो प्राइमरी में हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो बैंक वाले तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बैठ के जो है टूल्स यूज करके खुदाई वगैरह तो नहीं कर रहे ना. तो ऑब्वियसली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट. कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट भी नहीं है. या दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो सर्विसेज कौन से सेक्टर में? टेरिशरी सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है. क्वीनरी सेक्टर इज ऑल द लीडरशिप, तो बैंकिंग वहां पे नहीं आता, तो टेरिशरी सेक्टर इज द राइट आंसर. तो देर आर टू सब सेक्टर्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ये दोनों भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट क्वाटरनरी सेक्टर हैज स्पेशल प्लेस बिकॉज यहाँ पर आपके इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव जो सेक्टर्स वो आ जाते हैं. लाइक आई एम टीचिंग यू, इट इज पार्ट ऑफ द क्वाटरनरी सेक्टर. Then comes क्वीनरी सेक्टर, जहां पर लीडरशिप लाइक मोदी जी एंड अदर जो ब्यूरोक्रेट्स है, चीफ मिनिस्टर्स, ये सब आ जाते हैं, वो टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द कंट्री. तो क्वीनरी क्वाटरनरी सेक्टर पर काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, यू शुड नो दिस. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट तो पहले आपको पता होना चाहिए. प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है ऐसे सेक्टर जहां पर एक्चुअली हमारे इकोनॉमी में जो बहुत सारे लोग हैं वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, अराउंड 40% ऑफ द पीपल वर्क हियर, बट एग्रीकल्चरल लोन देने में बैंक्स बहुत ज्यादा डरते हैं. सो आरबीआई डेजिग्नेटेड कि भाई एग्रीकल्चर एक प्रायोरिटी सेक्टर है. ऐसे ही एमएसएमई हो गया या एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, उनको देने से थोड़ा सा डरते हैं. तो एक्चुअली आरबीआई डेजिग्नेटेड देम एज प्रायोरिटी सेक्टर, एंड इसका क्या है, लेंडिंग रिलेटेड टारगेट दे दिया गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स को. ओके, तो अगर हम देखें जो हमारा कमर्शियल बैंक्स है, नॉर्मल बैंक्स हैं, उनके लिए टारगेट दिया गया है 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी. एएनबीसी इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, सीओबी इज क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स. ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि कितना लोन एक्चुअली कोई भी जो बैंक है वो दे रहा है. तो उसका परसेंटेज कितना परसेंटेज? तो 40% फॉर द नॉर्मल बैंक्स. ठीक है,
कमर्शियल बैंक, नॉर्मल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लेट्स से, या फिर फॉरेन बैंक्स के लिए सेम गोल है, सेम जो है टारगेट है एज फार एज दीज बैंक्स आर कंसर्न्ड, ठीक है। अब इसके अलावा टू अदर बैंक्स, स्पेशल बैंक्स आर देयर, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनका ओवरऑल टारगेट भी सेम है। तो दे हैव अ टारगेट ऑफ 75%, इनका ओवरऑल टारगेट 40%, ठीक है। You should know this. तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, lending target of small finance banks, तो the answer is what, C, 75%. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजें रिवाइज भी कर रहे हैं। As per the latest definition of MSMEs of the Indian government, for a small enterprise, investment in plant and machinery should not exceed. तो लेटेस्ट जो हमारा डेफिनेशन है ऑफ द MSMEs, तो इसमें दिया हुआ है जो भी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स है, उनके लिए क्राइटेरिया सेम है। और ये कहा गया है बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा एंड टर्नओवर का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम देखें एमएसएमई में क्या है, सबसे पहला है माइक्रो, देन वी हैव स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट कितना, 1 करोड़ तक, इसका इन्वेस्टमेंट कितना, 5 करोड़ तक। और इसका अगर हम, सॉरी ये 10 करोड़ है, एंड इसका अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो दिस विल बी अराउंड 50 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट टर्नओवर जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 5, ठीक है। 5 करोड़, 50 करोड़ एंड 250 करोड़, ओके, टर्नओवर इतना होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन। तो स्मॉल का पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द आंसर, 10 and 50 crore, है ना? तो C will be the correct answer. I hope that is clear. Eighth, which among the following is contribution of MSME sector? तो MSME माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। स्मॉल जो है फैक्ट्री सब स्टैब्लिश करके बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, सो दिस इज द वन बिग थिंग। अदर देन दैट सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स उनके होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स जो है उसमें अराउंड 40% जो सामान इंडिया से बाहर जाता है दैट कम्स फ्रॉम द एमएसएमईज। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक इन द लार्ज जो फैक्ट्रीज है उनके लिए। इंपोर्ट जो भी किए जा रहे हैं, छोटे छोटे सामान किए जाते हैं लाइक बकेट, ये वो, तो एमएसएमईज मेक एट अफोर्डेबल प्राइसेस दीज इंपोर्ट्स, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। एंड डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन वेरी क्लियरली से कि यस, एमएसएमईज के वजह से ये सारे जो है एडवांटेजेस एंड दीज आर द कंट्रीब्यूशंस। दैट इज व्हाई चारों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है, 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन अप्लाई फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स। तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सिडबी के द्वारा। ये लोन्स कैसे, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीजी, ये जो है सीजीटीएमएससी इसे कहा जाता है, इसके द्वारा ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मैक्सिमम इसका जो है लिमिट कहाँ है, अप टू हाउ मच अमाउंट दे कैन अप्लाई फॉर द लोन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तक का लोन एमएसएमईज ले सकते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, which among the following is an example of soft infrastructure? So you should know about the types of infrastructure, mainly hard and soft infrastructure. तो hard infrastructure is a physical network that you can see, like roads हमें दिख रहे हैं, railways दिख रहे हैं, aeroplanes दिख रहे हैं, aviation हमें ships दिख रहे हैं, तो port and other marine एंड इनलैंड वाटरवेज, ये सब आपके पाइपलाइंस हो गए, एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क्स व्हिच कनेक्ट वन और टू प्लेसेस एंड फिजिकली हमें दिख रहे हैं। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली द फिजिकल नेटवर्क्स, ठीक है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग दैट सपोर्ट्स द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट सपोर्ट्स द इकोनॉमी। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में ना हो तो चलेगा नहीं, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज ना हो तब पीपल कैसे स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअल रहेंगे टू वर्क। तो यहाँ पर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल पूछा गया है। तो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस आपके हार्ड का एग्जांपल है, but law enforcement organizations are soft infrastructure. So B will be the right answer. Then next, which among the following is the characteristic features of foreign institutional investment? There are two types of investment, FDI and FII, जो foreign countries से आते हैं।
FDI is long term, FII is short term. FDI generally greater than 10% इन्वेस्टमेंट होता है किसी इंडियन कंपनी में, जनरली लेस देन 10% होता है। ये जो आता है इसमें हम ये देखेंगे कि जो फंड्स है वो काफी स्टेबल एंड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एफडीआई लाइक ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट में इंडिया में आते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स आर देयर लाइक यू हैव जॉइंट वेंचर एंड ऑल, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड जॉइंट वेंचर। अब एफआईआई में डिफरेंट इतने टाइप्स नहीं है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करता, काफी ज्यादा वोलेटाइल है। FII means like शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ FII। FDI इज लाइक मशीन्स में इन्वेस्ट किया, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ FDI। किसी कंपनी के मशीन्स में फॉरेन एंटिटीज ने इन्वेस्ट किया। शेयर्स में तो कभी भी आप पैसा अपना खींच के भाग सकते हो, तो दैट इज व्हाई वी कैन से FII जो है ये काफी वोलेटाइल है, आराम से आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, कोई कंपनी वहां पर बहुत सारे फॉरेनर्स इन्वेस्ट किया, अब थोड़ा ऊपर नीचे देखा तो दे पुल्ड बैक देयर मनी, तो द कंपनी विल बी एट हाई लॉस, वोलेटाइल है, दैट इज व्हाट इज नोन एज हॉट मनी। ठीक है, इसमें हेज फंड्स भी होते हैं, कई बार आपको जो भी लॉस है उसे कम करने के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हेज फंड्स यूज करते हैं इस थिंग, इस एफआईआई के रूट को। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एफआईआई रॉन्ग। ठीक है, जहां भी वन है यू कैन जस्ट कैंसिल आउट, इट इज जनरली वोलेटाइल, यस, हेज फंड्स यस, दोनों में जाता है, तो 2 and 3 will be the right answer, B will be the correct answer. Now, which among the following is correct related to Camel's initiative? Camel's initiative में capital adequacy, बैंक्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये कैमल्स, ठीक है, जिनके बेसिस पर आपका जो है बैंक्स को चेक किया जाता है वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ इन जो कैमल्स है, ऑल ऑफ दिस डिफाइन समथिंग, मैनेजमेंट की क्वालिटी है, राइट, ई फॉर अर्निंग्स हो गए, ठीक है, एल फॉर लेंडिंग एंड सेंसिटिविटी वगैरह आपका जो है हो गया। तो यहाँ पर कैमल्स का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है एंड दे आर आस्किंग विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, तो इफ वी सी कैपिटल एडिक्वेसी, ए तो सही है, एसेट क्वालिटी ए, दिस वन इज राइट। एम फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी होता है, नॉट मनी, तो दिस इज रॉन्ग एंड अर्निंग्स इज राइट। ठीक है, तो दैट इज वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट यहाँ पर एक्चुअली इनकरेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट मैच जो है वो पूछा गया था मई में। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है दिस क्वेश्चन, यहाँ पर एम विल बी द इनकरेक्ट मैच, मनी सही नहीं है। Foreign direct investment, that is based on an agreement in which a foreign company and a local company join up to share investment technology profits. ठीक है, तो अगर there are three kinds of FDI I told you, है ना, क्या है ये, ग्रीन फील्ड। अगर आप एकदम फॉरेन कंपनी यहाँ पे आकर एकदम स्क्रैच से, ठीक है, फील्ड जो आपका ग्रीन है, यानी कि पेड़ वहां पर जो घास है, पेड़ पौधे, उन्हें भी काटा नहीं गया है, दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग राइट देयर, so in that case we'll call it a green field. Then there is brown field, जहां पर घास वगैरह काट दी गई है, that is there is some existing company उसे acquire करके foreign company is doing, like Twitter was acquired by whom, you can let me know in the chat box। तो यहाँ पर अगर हम देखें ब्राउन फील्ड, एंड इसके साथ द थर्ड थिंग दैट वी हैव हियर इज द जॉइंट वेंचर वेयर टू कंपनीज जॉइन हैंड्स लाइक हीरो एंड होंडा। ब्राउन फील्ड रैनबैक्सी नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसे जो है कंप्लीटली एक्वायर कर लिया गया। ठीक है, एंड ग्रीन फील्ड इज लाइक न्यू प्रोडक्ट्स इंडिया में, लाइक आलू टिक्की बर्गर नोवेयर एग्जिस्ट, इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, मैकडॉनल्ड्स लेकर आया है। तो जॉइंट वेंचर हीरो एंड होंडा, हीरो इंडियन एंड होंडा इज जापानीज कंपनी, टुगेदर दे हैव फॉर्म्ड दिस जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे दे शेयर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी प्रॉफिट्स एंड सो ऑन, तो वो जॉइंट वेंचर में होता है कि सब कुछ शेयर करते हैं। ब्राउन फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी एक्वायर द एंटायर कंपनी एंड फंक्शन। ठीक है, ग्रीन फील्ड इज स्क्रैच से स्टार्ट करना, सो सी विल बी द राइट आंसर। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड परियोजना योजनाएं जो है आपके पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव में लाए गए थे। गति शक्ति इज टू actually promote development of infrastructure in India, specifically जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ मल्टी मोडल जो है सेंटर्स एस्टेब्लिश करने का यहाँ पर जो है एम है। मल्टी मॉडल मीन्स लेट्स से देयर इज वन प्लेस जहां पर आप बस पकड़ने जा रहे हैं, लेट्स से बस स्टैंड, तो from there you can catch a train also, you can catch a bus also, you can board an aeroplane and also board a ship
लाइक पोर्ट भी काफी उसी में कनेक्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो उसको एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का टुगेदर आना जरूरी है, तो वो किया जाएगा तो द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो रोड्स, रेलवेज, ये सब तो है ही है, साथ में लॉजिस्टिक पार्क्स एस्टेब्लिश करने का भी इसमें एम है, विच मीन्स लॉजिस्टिक्स मीन्स टू मूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे पार्क्स इसके एस्टेब्लिश करने हैं। तो इसमें कई सारे योजना लाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज द भारतमाला परियोजना, तो पूरे भारत में माला पहना देना, यानी कि पूरे इंडिया में जो लाइक अ गार्लैंड, दैट इज द रोड्स। ठीक है, रोड्स से रिलेटेड भारतमाला परियोजना लाई गई थी। देन वी हैव सागरमाला परियोजना, जो कि पोर्ट्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड था। द थर्ड वन इज पर्वतमाला परियोजना, जो कि था विथ रिस्पेक्ट टू द ropeways। ठीक है, थ्री काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स वर देयर। तो रोड्स जो है, दिस इज द राइट आंसर, भारतमाला रिलेटेड, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इज नेशनल प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, ये अक्टूबर में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2022-23 में लॉन्च हुआ था, तो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव ए विल बी द राइट आंसर। अभी अभी हमने डिस्कस किया मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। विच अमंग द फॉलोइंग इज फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट वी कैन से इम्प्लीकेशंस इसके हैं आज के डेट में। ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब क्या है, इन वन वर्ड इफ आई से, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कोई पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं है, कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं है, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन नहीं है, मेनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन ऑल बिगैन विद द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया यूज्ड टू डू एक्सपोर्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली यूएसएसआर के साथ ड्यूरिंग द 1980s 90s जो है करता था। we have an idea of that. So globalization in one phrase is economic integration between the countries mainly. ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन कई बार अनफेयर हो जाता है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अनफेयर यानी कि पीपल के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, पीपल को बेनिफिट नहीं हो रहा है, एक कंपनी को हो रहा है, द बेनिफिट्स आर नॉट शेयर्ड बिटवीन द पीपल, एंड किसी को डिग्रेड करके जो है बेनिफिट लिया जा रहा है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रॉन्ग। फॉर एग्जांपल स्लेव ट्रेड होता था अफ्रीका से बाहर, तो उस समय स्लेव्स बनाए जाते थे, एंड ये स्लेव्स के ह्यूमन राइट्स कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन पूछा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जी हाँ। लिबरलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंक्लूजन। तो यहाँ पर आपका प्राइवेटाइजेशन जो है मे नॉट बी पार्ट ऑफ द फेयर ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज सब कुछ प्राइवेट कर देंगे तो चीजें फेयर होंगी, ये कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट भी वेलफेयर करता है, तो इट टेक्स केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स। तो प्राइवेट पीपल प्रॉफिट का खाली सोचेंगे, लोगों के भले का तो नहीं सोचेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन करना फेयर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट might not be there, but yeah, others are the part of fair globalization. ठीक है, 1 2 3 4 and 6 only, C will be the right answer here. I hope the question is properly visible. Now, which among the following is not a form of protectionism? Protectionism में नहीं आता। तो जो globalization है, if it is happening, अगर लोग एक दूसरे से इकोनॉमिकली डिसइंटीग्रेट करते जा रहे हैं, तो इन दैट केस वी विल कॉल इट अ deglobalization scenario, and this deglobalization is also called as protectionism. तो प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है, इकोनॉमिकली डिसइंटीग्रेट। बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया क्या चाहता है कि सब कुछ जो है हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब इसको रोको, स्टॉप दिस इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन यहाँ पर हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। इंडियंस को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए प्रोटेक्ट कैसे, इंडिया में लेट से कोई बकेट बन रहा है तो 60 रुपीज का मिल रहा है, बट चाइनीज बकेट वहीं 50 रुपीज का मिल रहा है, तो इंडियन जो पीपल है उनको तो लॉस हो रहा है ना, दे आर अनेबल टू मेक द बकेट एट 50 रुपीज, तो दैट इज टू प्रोटेक्ट देम। प्रोटेक्शनिज्म कैसे होगा, डीग्लोबलाइजेशन के थ्रू, तो बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, ये प्रोटेक्शनिज्म है क्या, टैक्स बैरियर, नॉन टैक्स बैरियर, इंपोर्ट कोटास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रोटेक्शनिज्म कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लेक्चर्स कि टैक्स लगाया जा सकता है, जो ये बकेट है इस पे टैक्स लगा दो 15 रुपीज का, तो इट विल बी कॉस्टली। नॉन टैक्स बैरियर यानी कि ये जो है बकेट का क्वालिटी अच्छा नहीं है ऐसा कह देना। इंपोर्ट कोटास यानी कि जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है बकेट्स, ओनली 10 buckets, not more than that will be imported, तो ये चीज जो है that is going to protect। ठीक है, तो these three are the ways the WTO says to protect, तो हमारा 2 3 and 4 only will be the right answer।
ठीक है, ये क्वेश्चन लिटरली पूछा हुआ है। इट्स अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ एफडीआई व्हिच इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन व्हिच अ पेरेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिशेस सब्सिडियरी इन द डेस्टिनेशन कंट्री एंड बिल्ड्स ऑपरेशंस फ्रॉम स्क्रैच। ये आंसर आप बेटर दे पाएंगे, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज ग्रीन फील्ड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ब्राउन फील्ड में थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो गया कंपनी एंड उसको एक्वायर किया जा रहा है। जॉइंट वेंचर इज एक्चुअली शेयरिंग रिसोर्सेज। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ में यू कैन से न्यूमेरिकल टर्म्स में इंडिया में अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है 100 से 200 हो गया, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में वी कैन से यस इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। बट जीडीपी इंक्रीज हुआ, नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ इंडिया का, वो नेशनल इनकम किनका इंक्रीज हुआ है? पुअर पीपल का या फिर रिच पीपल का? या इस नेशनल इनकम के इंक्रीज होने पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ये सब कम हो गया है? पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो गया है। दीज थिंग्स इफ यू आर कंसिडरिंग दैट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्वांटिटेटिव तो है ही है, क्योंकि अगर किसी को इनकम, कंट्री को इनकम नहीं होगा तो पॉवर्टी कम कैसे करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटाएगा? बट ऑल्सो दीज थिंग्स, तो दिस इज ओनली सिंगल डायमेंशनल, दिस इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो इसमें आपका बात होता है कि इतना इतना प्रोडक्शन हुआ, बस इसमें आपका बात होता है कि इतना प्रोडक्शन प्लस कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसको मिला, पुअर को, रिच को, क्या? That so based upon these few things you can at least answer this. Increase in national income होता है, economic development होता तो है, but not just increase in national income, reduction in poverty and unemployment, yes. सिंगल डायमेंशनल है नहीं, डेवलपमेंट तो मल्टी डायमेंशनल है। जीडीपी, जीएनआई, पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पर जीडीपी जो है सिंपली नंबर का इंक्रीज जो है बताता है, तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है जीडीपी। जीएनआई, ठीक है, यहाँ पर हमारा नेशनल इनकम का एक इंडिकेटर है जीएनआई, पर कैपिटा इन जो है इनकम, तो दैट इज पर हेड इनकम। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो जाएगा। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देन पॉवर्टी रिलेटेड इंडेक्स, इनइक्वालिटी वाला जो गिनी कोएफिशिएंट है, दीज आर द बेस्ट, हम कह सकते हैं, इंडिकेटर्स एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न। तो जीडीपी, जीएनआई, पीसीआई ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं, नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स है। सो दिस इज रॉन्ग, सो बी विल बी द राइट आंसर। देन देयर आर वेरियस कैटेगरीज यहाँ पर दिए हुए हैं, दीज नॉट म्यूचुअल फंड्स, बट या यहाँ पर आपके जो है सब इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स दिए हैं। ठीक है, और ये जो टर्म्स है इनके कुछ इंटरप्रिटेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरप्रिटेशंस दैट वी आर सीइंग। तो सेविंग्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेट अस से एक इकोनॉमी, यहाँ पर लोग सेव कर रहे हैं और इसको अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टोटल ये इसका जो भी हो रहा है दैट इज ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स टोटल ना इकोनॉमिक्स में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि सेविंग्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट को अगर फंड किया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द सेविंग्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर डोमेस्टिक फंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, सो ए विल बी मैच्ड विद 3 एंड सो बी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय जीडीपी, तो जीडीपी में जो इन्वेस्टमेंट का शेयर है, शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इन जीडीपी, ये है जीडीपी ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस को बताता है। ऑपरेटिंग सरप्लस बाय जीवीए, जीवीए इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ नेशनल इनकम ओनली। सो इनकम शेयर कितना? ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम शेयर, किसी कंपनी का सरप्लस अगर आ रहा है तो वो उसका इनकम है, इजंट इट, वो कमा रहा है, जीडीपी में उसका क्या पार्ट है? सो दैट 21 which among the following is are the functions of IMF? सर्वेलेंस ओवर मेंबर कंट्रीज, तो आईएमएफ आपको याद है उस कॉन्टेक्स्ट में जब 91 में इंडिया में इतना क्राइसिस हुआ था, तो वी वेंट टू आईएमएफ टू आस्क फॉर मनी सो दैट वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन। इसमें आईएमएफ जो है इंडिया आईएमएफ का पार्ट है, तो कैसे पार्ट बना, फंक्शंस क्या आईएमएफ के? सर्वेलेंस करता है मेंबर के इकोनॉमिक पॉलिसीज का, ताकि उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या सही है क्या गलत है वो देखकर उन्हें बता पाए कि इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज, तो ये भी है, आईएमएफ कंसेशनल लोन्स भी प्रोवाइड करता है,
तो इससे ये लोन्स लेकर एक्चुअली द पीपल हु आर देयर द कंट्रीज दैट आर देयर दे विल बी डेवलपिंग वेल, तो पुअर कंट्रीज को देता है। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ग्लोबल सप्लाई इंटरनेशनल रिजर्व्स का, लाइक एसडीआर इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो उसके थ्रू किसी भी करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता है। यू हैव एन आइडिया। तो ये एसडीआर को इश्यू कौन करता है? आईएमएफ करता है। तो इंटरनेशनल रिजर्व को इश्यू वही करता है। तो चारों चीजें IMF does, that is why D 1, 2, 3 and 4 will be the right answer. Now, which among the following is are the functions of MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency? तो ये जो MIGA establish किया गया है, this is one of the 5 organizations of IMF, ठीक है। IBRD हमारा है, IDA है, IFC है, ICSID है जो कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, एंड मिगा मल्टीलेटरल गारंटी एसोसिएशन। तो ये 5 आपके जो है वर्ल्ड बैंक के डिफरेंट एसोसिएशन है। सो दिस इज टुगेदर कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से मिगा के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिगा क्या है? ये मिगा इज एक्चुअली मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी। लेट अस से कोई ऐसा कंट्री है जहां पर ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो मिगा विल गारंटी कि ये जो है क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट इन दैट कंट्री, यू विल गेन प्रॉफिट, एंड इफ यू हैव लॉस, ठीक है, ये लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस नहीं लौटा पा रहे हैं, तो मिगा विल एक्चुअली गिव दैट मनी। तो ऐसी गारंटी लेता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गारंटी। एंकरेजिंग एफडीआई इनटू डेवलपिंग कंट्रीज, यस। प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स अगेंस्ट नॉन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क ऑल्सो। कोई पॉलिटिकल इश्यू हो गया इस कंट्री में तो पैसे वापस तो नहीं आएंगे, तो उसमें प्रोटेक्शन मिगा देता है कि हम दे देंगे। नॉन कमर्शियल यानी कि आपने डिफॉल्ट कर दिया, ये सारे कमर्शियल हो गए। नॉन कमर्शियल इज एनी अदर रीजंस, ठीक है, विच आर अनफोर्सीन, उसके तहत अगर हो रहा है तो the money will be guaranteed. Governments on how to attract investment and sanctioning long term infrastructure loans. ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट एम्स है, बट सैंक्शनिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स तो मिगा नहीं देता, गारंटी करता है जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, बट लॉन्ग टर्म लोन्स को सैंक्शन करने का काम नहीं है। तो 1, 2 and 3 ओनली। Which among the following वर्ल्ड बैंक का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है? तो पिछले स्लाइड में हमने देखे 5 ऑर्गेनाइजेशन। आईबीआरडी जो है ये कमर्शियल लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ऑल्सो सम हम कह सकते हैं कि पुअर कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करता है, बट आईडीए स्पेसिफिकली मेड फॉर प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा, टेन्योर इसका 25 ईयर्स, 10 ईयर्स, 40 ईयर्स ऐसे रहेगा। आईएफसी पूरा कमर्शियल है। आईसीएसआईडी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो सॉफ्ट लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। तो बी विल बी द राइट आंसर। India has signed which among the following accords with the WTO? Reduction of tariff and non-tariff barriers, yes. Trims, trade-related investment measures, trade-related intellectual property rights, sanitary and phytosanitary measures related agreement and multi-fiber agreement. तो ये पांचों ही जो है साइन किए हुए हैं, ये चीज हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो आर करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑल ऑफ द अबव डी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनाउंस किए गए बाय, तो एसडीजीज आपके क्या है 2015 में अनाउंस किए गए हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अनाउंस किए गए थे कि हम 2030 तक इन गोल्स को अचीव करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। ये कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया है। ओके, तो इसकी मीटिंग यूनाइटेड नेशंस में होती है। ऑल ऑफ दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 किस चीज से रिलेटेड है? तो लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड या फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। वी हैव सीन गोल नंबर 13 इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, ये चीज हमें पता है। सो बी विल बी द राइट आंसर। ये कौन सा फुल फॉर्म जो है OSOWOG इनिशिएटिव का पूछा जा रहा है यहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि सारे जो कंट्रीज है, वन सन है, ठीक है, सन तो एक ही है, यस। वर्ल्ड क्या है? एक ही है। तो ग्रिड क्यों ना एक रहे पूरा वर्ल्ड में? अरे ये ग्रिड क्या है सर? सारे कंट्रीज में अलग अलग जो है केबल्स हैं, एंड दे कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। लाइक इंडिया में नॉर्थ ग्रिड है, साउथ ग्रिड है, सेंट्रल ग्रिड है, ऐसा है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। अब इन सारे ग्रिड्स को कनेक्ट कर दो, इज व्हाट मोदी जी सेइंग थ्रू दिस इनिशिएटिव। कनेक्ट करने पे क्या होगा? जब यहाँ पर सूरज है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे सोलार के फॉर्म में एंड इनको सप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर सूरज है तो they will generate electricity and supply to them. India Africa is a very good example of this OSOWOG initiative. तो इसका OSOWOG का फुल फॉर्म क्या है? मैंने ऊपर तो लिख ही दिया,
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, वन गोल नहीं है, वन सोर्स नहीं है, द करेक्ट आंसर इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ए। ओके, now, let me once again remind you कि हमारा super crash course already live है. You can enroll into it just in 60 hours. आपके चारों components के important syllabus को पढ़ाया जा रहा है. 24 plus live classes है of all the components, right? तो each component के around 6 के आसपास classes है. Continuously होगा, इसका schedule काफी short time में आपको जो है ये classes लिए जा रहे हैं. chapter sorry, हमारा जो 13 सितंबर है वहां से लेके टिल 25th ऑफ सितंबर ये क्लासेस होंगे. तो 14,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज है. यू कैन बी पार्ट ऑफ इट एंड फुल एंड मॉक टेस्ट आपको एग्जाम तक के लिए अवेलेबल होगा. सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट है हमारा, कोई इधर उधर घुमाने का काम नहीं है. दैट इज व्हाई वी हैव बीन एबल टू टेक दीज क्लासेस. ठीक है, 24 क्लासेस 60 आवर्स में कहाँ ही कुछ कंप्लीट होता है, बट या all the important topics we will be able to complete because crisp and quality जो है वो maintain कर एग्जाम relevant ही हमारा सारा content रहेगा. Now, 20th question, in India companies are now free to spend more than dash percent. कितना mandated है as part of the corporate social responsibility, CSR के तहत कितना actually mandated है किसी भी particular company को, अगर वो जो है प्रॉफिट कमा रही है तो पिछले 3 साल में जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है उसका एवरेज निकाल के इसका 2% हैज टू बी स्पेंट एज फार एज सीएसआर एक्टिविटीज आर कंसर्न. तो लेटेस्ट से कोई कंपनी है 3 साल में 100 रुपीज कमाई है इन द 3 years एज प्रॉफिट, तो इसका एवरेज क्या होगा 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3. ऐसे ही ना एवरेज निकालते हैं, 3 टर्म्स यहाँ पर है तो 300/3 इज 100 रुपीज. इसका 2% क्या होगा इंटू 2/100. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 रुपीज इट हैज टू स्पेंड इन व्हाट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसे सेंटर्स, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सब करने में वो हेल्प कर सकता है. तो ऐसी चीजें जनरली कंपनीज करते नहीं, सारा प्रॉफिट खुद ही गटक जाते हैं, तो ये चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए. तो व्हाट इज द परसेंटेज हियर, 2%. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. देखिए सीएसआर में अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. कंपनीज एक्ट के तहत अगर आप नॉन कंप्लायंस कंप्लाई नहीं करते हैं तो सीएसआर के तहत वो क्या होता है. इज इट अ क्रिमिनल एक्ट, इज इट अ सिविल रॉन्ग? तो एक्चुअली इट इज अ सिविल रॉन्ग. ठीक है, करोड़ों में कंपनीज एंड जो भी ऑफिसर्स है उनको भी पेमेंट करना पड़ता है. पहले क्रिमिनल एक्ट था, क्रिमिनल यानी कि यू विल बी गेटिंग 1, आपको पैसे देने पड़ेंगे, नंबर 2 पेनल्टी देना पड़ेगा एंड ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर द जेल टर्म, या फिर कोई एक आपको मिलेगा. बट सिविल रॉन्ग में कोई जेल टर्म नहीं होता, ओनली पेनल्टी देना पड़ता है. तो दैट इज वाई सीएसआर नहीं करने पे तो सिविल रॉन्ग ही होगा, इतना बड़ा कोई मर्डर तो नहीं कर दिया. तो दैट इज वाई बी इज द राइट आंसर. ना 30th यहाँ पर पूछा गया है, इन इंडिया कंपनीज आर नाउ फ्री टू स्पेंड 2% से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स का जो प्रॉफिट है. तो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है एंड दे आर आस्किंग हियर आर द कंपनीज. तो इनका कितना कितना आपको लगता है सीएसआर में पैसा जाएगा, दैट इज दे आर आस्किंग. तो 3 years का जो मनी है दैट दे हैव गिवन, यू कैन कैलकुलेट, डू द एवरेज फॉर ए. तो यहाँ पर पैनिक नहीं करना, रहे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, 3 साल का एवरेज कैलकुलेट करो फिर मैच करो. ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाई 3. तो दिस इज 400/3 एंड इसका कितना 2% होना चाहिए, 2/100. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 अराउंड 2.67 के आसपास आंसर आपका आ रहा है. ओके, सो इन दिस वे ए का आंसर आ गया, यू कैन सर्च हियर एंड मूव अहेड. ओके, सो सी इज मैचिंग एग्जैक्टली. सो इतना भी डिफिकल्ट नहीं देते, सिर्फ ए का कैलकुलेट करके यू कैन मूव अहेड. सो ए विल बी, यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट, कैलकुलेशन भी दे दिया मैंने. अब मे में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है चैप्टर 12 से, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज human behavior as a relationship between ends and scarce means. So 3 definitions were there of economics. Study of wealth, ये किसने दिया है, एडम स्मिथ ने. स्टडी ऑफ वेलफेयर, ये किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने. एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी डेफिनेशन. ठीक है, स्टडी ऑफ स्कार्स मीन्स एंड हाउ टू फुलफिल द एंड्स. तो स्केर्सिटी डेफिनेशन लियोनल किसने दिया है, हमारे जो लियोनेल रॉबिन्स है, ठीक है, उन्होंने दिया है, नॉट लियोनेल मेसी,
लियोनेल रॉबिन्स। तो यहाँ पे स्केर्स एंड्स एंड स्कार्स मीन दैट इज स्केर्सिटी डेफिनेशन की बात की जा रही है। सो बी विल बी द राइट आंसर। 32 अक्टूबर का क्वेश्चन है, क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर टू रीजंस। तो डिमांड जो है ये वी नो अबाउट दिस डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। जहां पर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड रिड्यूस होगा। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज हमें पता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी एंड डिमांड जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है, कौन से दो इफेक्ट्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। इफ एट ऑल दो प्रोडक्ट से दो एप्पल्स है, इनको फर्स्ट एप्पल दूसरे एप्पल से रिप्लेस किया जा सकता है क्या? यहाँ पे तो नहीं किया जा सकता, बट या ये केस में शायद किया जा सकता है। तो इन दैट केस वी कैन से कि हाँ भाई, हियर डिमांड जो है वो हमारे मनी के साथ वेरी कर रहा है, प्राइस के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर दोनों एक जैसे हैं, इस एक का प्राइस जो है 50, एक का 40 है, तो व्हाट यू विल पे ऑब्वियसली 40 वाला, तो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, देन ओनली दिस विल वर्क। देन इनकम इफेक्ट, वेर इफ योर इनकम इज सो मच, इतना इनकम है 50-40 से मुझे फर्क नहीं पड़ता, दे दो कुछ भी, बेस्ट क्वालिटी देना, तो 50 रुपीज वाला आप खरीदेंगे। तो ऐसे इनकम पे ये चीज डिपेंड करती है। तो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, ए विल बी द राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो वी नो कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, अगर प्राइस आपका हाई है तो आप डिमांड कम करोगे। बट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आईफोन 16 एंड आईफोन 13 आपके सामने रखा है, विच वन यू वुड वांट टू बाय? आंसर क्या है? आईफोन 16 है ना। बट क्या आपको पता है कि आईफोन 16 का कॉस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आईफोन 13? तब सबने आईफोन 16 क्यों कहा? जस्ट बिकॉज आईफोन 16 इज अ बेटर लग्जरी एंड स्टेटस सिंबल, है ना, वी ऑल वांट टू हैव इट। ऑल्सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फोन है आपके थॉट में, ठीक है। 13 तो है बट 16 में फीचर्स ज्यादा है, अच्छा क्वालिटी है। तो इवन दो द प्राइस इज हाई, इसकी डिमांड भी हाई है, तो ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहे हैं? नहीं, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के बारे में किसने कहा था? दिस इज द एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू लग्जरी गुड्स, और इसे कंस्पिशियस कंजम्पशन भी कहते हैं। लग्जरी गुड्स से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो थॉर्स्टीन वेबलेन ने की थी। सो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स कितनी फ्रीक्वेंसी से रिलीज होते हैं? तो दीज आर द टू प्राइस इंडेक्सेस, लाइक किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो पहले होलसेल लेवल पे सामान जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वहां पर कुछ टैक्सेस, वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऐड होंगे, एंड ये आगे जो है रिटेल लेवल पर किसी भी शॉपकीपर के पास जो है अगेन ये सारा कुछ सामान जाएगा, इजंट इट? तो कंज्यूमर के लेवल पर प्राइस चेंजेस होंगे। तो कंज्यूमर के लेवल पर कैसे प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, वो कैसे डिनोट किया जा रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। होलसेल लेवल पर जो हो रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू। ओके, तो ये दोनों कैलकुलेट किस फ्रीक्वेंसी से किए जाते हैं? दीज आर कैलकुलेटेड मंथली बेसिस पे, right? So B monthly will be the right answer. Now, which of these is correct formula for calculating velocity of money? Velocity of money, money multiplication, these are two things. So money multiplication relationship है between M3 and M0, broad money and रिजर्व मनी, ठीक है। अब ब्रॉड मनी से आगे की जर्नी कौन बताता है? वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? इट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय ब्रॉड मनी। नॉमिनल जीडीपी इज द फाइनल प्रेजेंट प्राइसेस के बेसिस पर कॉस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय ब्रॉड मनी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो what will be the right answer? B will be the right answer. Frequency with which one unit of currency is used domestically produced goods and services के लिए specific period of time में one unit of currency जो use किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अगेन एंड अगेन जो है उसे यूज किया जा रहा है, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। कितने हैंड्स एक्चुअली वो मनी चेंज कर रहा है, so that is called velocity of money. So D will be the right answer. मनी मल्टीप्लिकेशन में आपका पैसा जब बैंक में रख रहे हैं तब वो मल्टीप्लाई होता हुआ दिखता है, क्योंकि डिपॉजिट्स में इतने पैसे दिखते हैं, बट एक्चुअली क्या उतने पैसे हैं बैंक के पास? नहीं, ठीक है। इट हैज गिवन आउट एज लोन। 37 which of these is not correct with respect to inflation? तो यहाँ पे दो टाइप्स के इन्फ्लेशन के बारे में दिया हुआ है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो समझ लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज whenever there is very high demand in comparison to the supply। तो डिमांड इतना है बट सप्लाई इतना ही है, तो ऐसे में प्राइसेस विल बी हाई बिकॉज मोर थिंग्स आर डिमांडेड, ठीक है। डिमांड पुल। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डिफरेंट थिंग्स का जो कॉस्ट है
वो वेरी होता है। और जो थिंग्स का कॉस्ट है दैट एक्चुअली pushes the price. For example, there is a final price of something, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें ऐड होगा, ऑल्सो प्रॉफिट विल बी एडेड, देन उसका फाइनल प्राइस डिसाइड होगा। बट लेट्स से प्रॉफिट सेम है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो आपका फाइनल प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा ना, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट को पुश किया गया है। अब किसी चीज का कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ तो आप क्या खरीदोगे उसको? नहीं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा? नहीं। ओनली व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस आप उसे खरीदोगे, लाइक पेट्रोल, कॉस्ट जितना भी बढ़ जाए यू विल बाय। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पेट्रोल में देखने को मिलता है। तो अल्टरनेटिव नहीं है, ओनली देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्क्स। इज दैट क्लियर? तो कॉस्ट push inflation type of inflation caused by substantial increases in the cost of production of important goods and services where suitable alternatives are available। तो obviously ये एक wrong statement है, alternatives available नहीं है। Demand pull inflation, rise in general prices or increasing aggregate demand for goods and services। Yes, increasing quantity of money in the hands of people increases aggregate demand for goods and services। ठीक है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो they will demand more and the prices will be high। WPI reflects the change in level of prices of a basket of goods। ठीक है, WPI we have already seen, बास्केट ऑफ गुड्स जो भी होलसेल लेवल पे रिलेवेंट है उनमें चेंजेस क्या हो रहे हैं उसको डिपिक्ट करता है। दैट इज व्हाई ए विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ सीपीआई वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करना है दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो व्हाटएवर इज द चेंज इन सीपीआई वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सीपीआई, ठीक है, इनटू 100% अगर हम करेंगे तो क्या इंक्रीज या चेंजेस आए हैं वो उसका परसेंटेज हमें सीपीआई का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सीपीआई वैल्यू फॉर दिसंबर, दिसंबर के लिए कितना है 189। परसेंटेज राइज जो है चेंज का बता दिया है -0.1% ऐसे कह दिया गया है। सीपीआई नवंबर कैलकुलेट करो, नवंबर में कितना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट, लेट अस से इट इज एक्स। ठीक है, तो चेंज कैसे पता चलेगा, दिसंबर में कितना हुआ है 189 माइनस एक्स, ओरिजिनल वैल्यू इज एक्स इंटू 100%, ये -0.1% है। ओके, तो x के लिए अगर सॉल्व करेंगे, x इधर भेज के आगे पीछे करके, तो x अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अराउंड 189.19। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 189.19 विल परसेंटेज विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो है नवंबर में वैल्यू था, बट इट हैज रिड्यूस्ड बाय 1%, तो यहाँ पर 189 आपको देखने को मिल रहा है। Then the rate of interest as per liquidity preference theory is determined by which among the following। तो liquidity preference theory and classical theory ये दो हमारे जो है theories है। Classical theory में interest को कैसे define किया गया है, interest has been known to be the resultant of जो भी supply of savings हो रहा है and demand for investment हो रहा है, इसका जो resultant है that is the interest। ठीक है, तो अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी की बात करें तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ये सब तो डिपेंड ही नहीं करता, इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस ही नहीं करता, ऐसा कहा गया है बाय होम, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो मनी के बेसिस पे जो भी आपके पास लिक्विड मनी है उसके बेसिस पर ये चेंजेस आते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस में टू एसेट्स है एज वी हैव एन आइडिया। एक तो आपका आप मनी लिक्विड फॉर्म में अपने पास पॉकेट में यहाँ वहां रखते हैं, बट अदर देन दैट यू विल बी इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, ऐसे कहा गया। तो लिक्विड मनी कितना रखा हुआ है दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो मनी की बात हो रही है हर जगह, तो दैट इज व्हाई इट विल डिपेंड अपॉन डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ये दोनों रेट ऑफ सेविंग्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बिजनेस साइकिल नॉन परवेसिव है, बिजनेस साइकिल जो है परवेसिव होता है बिकॉज ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्प्रेड हो जाता है वेरी क्विकली। ठीक है, लाइक कोविड था, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो गया, तो वैसे ही बिजनेस साइकिल के जो फेजेस हैं, चेंजेस हैं, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑयल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम हो गया तो आपके इंडस्ट्रीज वर्क नहीं करेंगे, तो उसका इफेक्ट होगा कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होंगे आपके जो मार्केट है उसमें, तो दैट इज परवेसिव। तो नॉन परवेसिव ये तो गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ये सिंक्रोनिक है, ये सारे सिंक में जो है मूव होते हैं, यस, एक में चेंजेस दूसरे में रिफ्लेक्ट होते हैं, यस सिंक्रोनिक है। रिकरिंग है, बार बार आता है, बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं एज यू नो, देयर इज द बूम फेज, देन द रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी फेज। ठीक है,
बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी फेज। ठीक है, 4 फेजेस है आपके, तो चारों फेजेस रिकवर होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट है, ऑलरेडी वी हैव सीन, तो ये तीनों तो करेक्ट है, बट ए इज नॉट। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बूम फेज? बूम फेज में क्या होता है? बूम मीन्स वेरी हाई डिमांड इन कंपैरिजन टू द सप्लाई। ठीक है, ये वाला पार्ट है, बहुत ही हाई डिमांड है, से डिमांड इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, सप्लाई मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिमांड इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई। ठीक है, accelerated prolonged increase in demand, demand peaks to levels exceeding sustainable output or production levels। तो जब डिमांड इतना ज्यादा है, 1000 थिंग्स का है, प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं ओनली 100, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी हीट अप हो जाएगा, एवरीबॉडी वुड वांट टू बाय दीज 100 थिंग्स, कुछ भी रेट देने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो डिमांड सप्लाई का लैग अपेरेंट हो जाएगा, इजंट इट? सो दैट इज व्हाई तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, so सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नाउ इन विच अमंग द फॉलोइंग फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल वंस इकोनॉमी रीचेस द पीक a downward tendency in demand is observed? पीक कहाँ पर है? बूम एंड देन डाउनवर्ड टेंडेंसी, तो डाउनवर्ड जैसे आ रहा है, दिस इज द व्हाट? रिसेशन फेज, याद है आपको? तो विच फेज यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? रिसेशन फेज, अक्टूबर का क्वेश्चन है ये, सो बी विल बी द राइट आंसर। विच फेजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए जाते हैं? एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड, तो एक्सट्रीमली लो होता है जब ये नेगेटिव में चले जाता है, तो एक्सट्रीमली लो डिमांड कहाँ पर है? ये जो डिप्रेशन फेज हमारा है उसमें एक्सट्रीमली लो डिमांड, इन्फ्लेशन इज लो कंपैरेटिवली, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्लोज हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट रैपिडली इंक्रीज होता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो डिप्रेशन विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड प्रोविजंस आपको कौन से एक्ट में देखने को मिलेंगे? काफी सिंपल है, बड़ा बाय छोटा बाय, देयर आर टू एक्ट्स ओनली एंड टू जो है हमारे रिजर्व रेशियो से, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, जो मनी आरबीआई के पास बैंक्स रखते हैं, एसएलआर बैंक्स कीप विद देमसेल्व्स। ठीक है, अब सीआरआर के जो भी कंपोनेंट्स है वो ओनली कैश है, बट एसएलआर में आपको कैश और क्या क्या बताइए? गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब देखने को मिलते हैं। अब सीआरआर जो है इसके प्रोविजंस आपको आरबीआई के सेक्शन 42 में देखने को मिलेगा, आरबीआई से बड़ा भाई, तो सीआरआर उसमें सेक्शन 42 बड़ा नंबर। SLR you can see in the Banking Regulation Act section 24, छोटा by 24, same जो numbers है उनको exchange करो and then you'll get the answer. तो Banking Regulation Act B will be the right answer, SLR के provisions इसमें, तो differences मैंने आपको बता दिए। Now, as per RBI, scheduled commercial bank required to maintain cash in the form of gold, approved securities, not exceeding dash percent of it demand and time liabilities. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? एसएलआर के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो एसएलआर का लिमिट पहले था 25 टू 40% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि जो भी मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रखा हुआ है विद द बैंक या फिर जो भी लोन्स में दे रहे हैं उसका 25 to 40% यू हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर, ऐसा कहा गया है। इसके बीच में परसेंटेज फिक्स किया जाएगा बाय द आरबीआई, उतना आपको मेंटेन करना होगा, तो अपर लोअर लिमिट से, तो लोअर लिमिट हटा दिया गया है एसएलआर का, नाउ अपर लिमिट अभी भी है, इससे ज्यादा नहीं रखेगा आरबीआई, तो लोअर लिमिट हटा के आज के डेट में 18% है एसएलआर का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपर लिमिट कितना है, कितना एक्सीड नहीं होगा, तो वी हैव अ फेयर आइडिया कि 40% इज द अपर लिमिट, इजंट इट? सो बी विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ मे में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो वी नो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज में आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक स्पेशली उनको हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो इस फैसिलिटी में देयर आर थ्री थिंग्स, लाइक रेपो रेट के थ्रू बैंक्स कैन बोरो, अब इससे भी ज्यादा लाइक वन डे के लिए थोड़ा अमाउंट दिया जाता है रेपो रेट में लोन, अब इससे भी ज्यादा बोरोइंग करना है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू, रेपो रेट अगर 4% है आज के डेट में, आई थिंक 6.5% है, 6.5% रेपो रेट है, तो एमएसएफ आपका इससे थोड़ा ज्यादा होगा 6.75%। एंड इफ यू सी, if somebody, if the banks want to keep excess money with आरबीआई, आरबीआई के पास बैंक लोन दे रहा है बट उसे इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, तो एक्सेस मनी जो भी बैंक के पास है वो आरबीआई के पास रखना चाहता है विदाउट कोलेटरल, तो दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, 6.25% आज के डेट में है। देयर इज अनदर वन, रिवर्स रेपो रेट,
जिसमें 3.35% का इंटरेस्ट रेट है प्रेजेंटली, और इसमें आरबीआई के पास एक्सेस मनी कोलेटरल देके यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से लेके रखा जाएगा। ठीक है, एसडीएफ इज द ओनली वन जहाँ पे कोलेटरल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये परसेंटेज देखते हुए रेपो रेट सेंटर में है, एमएसएफ इस फैसिलिटी के जो टॉप पे है, सीलिंग पे है, एंड एचडीएफ इज द बॉटम। ठीक है, 6.25%, एंड ट्रिपल आर आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आता ही नहीं है। तो LF corridor at present is determined by MSF as upper band, yes. SDF is lower band, yes. Center is repo rate, yes. तीनों ही चीजें सही है, so D 1, 2 and 3 will be the right answer. Which one of the following is lower and upper band? सब देखिए, अक्टूबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया, मई में ये था, ये अक्टूबर में। लोअर बैंड LF का क्या है, जस्ट नाउ वी हैव सीन SDF, एंड अपर बैंड क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट तो है ही नहीं। ठीक है, so that is why B will be the right answer. रिवर्स रेपो रेट भी नहीं है, so B is the right answer. Now, which among the following is characteristics of MSF rate? अभी अभी हमने देखा MSF ओवरनाइट यानी कि 1 डे के लिए लोन दिया जाता है above the repo rate. लोन इज गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटीज जो है एसएलआर वाले सिक्योरिटीज है। तो एसएलआर में हमने देखा था कि वी हैव टू मेंटेन सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप एक्चुअली यूज कर सकते हो सो एज टू गेट द लोन एज पार्ट ऑफ एमएसएफ। It is a penal rate at which commercial banks borrow funds from RBI. Absolutely, ठीक है, penal rate है। We know very clearly कि रेपो रेट के बेसिस पे बैंक से पैसे लिए जा सकते हैं, है ना। बैंक्स जो है, सॉरी, आरबीआई से पैसे लिए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स बाय द बैंक रेपो रेट के थ्रू, बट और भी लोन चाहिए, एक्स्ट्रा लोन चाहिए सिंगल डे के लिए, 1 डे के लिए, ओवरनाइट बेसिस पे। तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एमएसएफ के बेसिस पर यू हैव टू बोरो, दैट इज व्हाट इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर दीज थ्री थिंग्स आर correct, so D 1, 2 and 3 will be the right answer. 49, which of the following are the components of the liquidity adjustment facility? LF के components क्या क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। रेपो रेट, बैंक रेट नहीं है, MSF 1 and 3 only, C will be the right answer. 50, which among the following is not one of the limitations of the role of bank rate? तो बैंक रेट क्या है, रेपो रेट के थ्रू यू कैन बोरो, एमएसएफ के थ्रू यू कैन बोरो, लेकिन आप 1 डे से ज्यादा के लिए बोरो नहीं कर सकते। तो लेट से मुझे ज्यादा के लिए चाहिए, तो बैंक रेट इज द आंसर। 28 डेज तक का लिमिट है फॉर विच यू कैन बोरो, एंड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपका एमएसएफ जैसा ही इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है बैंक रेट में। और ये बैंक रेट एक्चुअली रेपो रेट जितना फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो बैंक्स जो भी लोन्स देते हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेपो रेट से लिंक्ड होता है, कोई लिंकेज बैंक रेट से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इस ये जो बैंक रेट है इसमें आप कोलेटरल जो भी रख रहे हैं, बिकॉज बैंक इज टेकिंग मनी फ्रॉम आरबीआई, तो इट हैज टू प्लेस सम कोलेटरल, बिकॉज आरबीआई विल से आप कौन सा बैंक को क्या है मुझे क्या पता, आप दोगे या नहीं दोगे, तो प्लीज प्लेस कोलेटरल। तो कोलेटरल डिफरेंट थिंग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी डिस्काउंटेड बिल्स है उसको रखा जा सकता है। तो इंडिया में बिल मार्केट डेवलप्ड ही नहीं है, तो कैसे ये बिल्स रख के बैंक रेट के थ्रू पैसे लेना वगैरह ज्यादा फेमस नहीं है। द थर्ड थिंग इज बैंक रेट पे इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है, तो बैंक्स कहीं और से ही लोन्स ले लेते हैं। दीज आर द थिंग्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली लिंक्ड टू बैंक रेट, यस ये तो सही है। कमर्शियल बैंक्स एंजॉय स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज, मे नॉट नेसेसरली रीडिस्काउंट देयर एलिजिबल सिक्योरिटीज बैंक रेट पे, यस कहीं और से लोन ले लेते, सही है। बिल मार्केट इज अंडर डेवलप्ड, यस। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बैंक रेट बाय आरबीआई ब्रिंग अबाउट अनसर्टेनिटी, तो ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो not one of the limitations, bill market is underdeveloped and different sub-markets of the money market are not influenced by bank rate. So yes, this is one limitation. The correct answer in 50 would be D actually. ठीक है, तो please correct that. Next question, which among the following steps have to be taken by RBI during inflation? Inflation होगा तो RBI क्या करेगा? Actually, RBI has to increase everything. क्या इंक्रीज करना है? Let us say reserve ratio 20 rupees है and 80 rupees, लेट्स से 100 रुपीज बैंक को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, उनमें से 20 रुपीज रिजर्व में रख रहे हैं, आरबीआई ने कहा, एंड 80 रुपीज लोन में दे रहे हैं। अब इसको इंक्रीज किया गया टू 30 रुपीज, तो हमारी इकोनॉमी में मनी जो जा रहा है वो 80 नहीं 70 रुपीज बच जाएगा। तो 70 रुपीज विल ओनली गो इनटू द इकोनॉमी, एंड वी कैन वेरी क्लियरली से कि लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, वो चीजों के प्राइस ज्यादा होंगे तो दे वोंट बाई बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी।
so inflation will be controlled. So actually you have to increase the reserve ratios and interest rates भी बढ़ाएंगे तब banks जो है लोन नहीं लेंगे, इकोनॉमी में मनी नहीं जाएगा, तो inflation will be controlled. So everything you have to increase. Reducing repo rate is wrong. Increasing bank rate MSF is right statement. 2 and 3 only, B will be the correct answer. Marginal cost of funds based lending rate इसमें क्या क्या है, तो इंटरेस्ट रेट्स आपके बैंक्स के जो है वो अलग अलग तरीके से डिसाइड होते हैं. पहले बीपीएलआर था जहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, बेस रेट था जहाँ पर एक सजेस्टिव फॉर्मूला है, अब एमसीएलआर है जिसमें ये कहा गया कि इसके बेसिस पर आपको अपना इंटरेस्ट रेट सेट करना है. चलो इंटरेस्ट रेट का एक फॉर्मूला दिया गया, this plus this plus this plus this, बट ये सारे वैल्यूज दिस कौन रखेगा, इसमें डालने वाला बैंक ही है, तो फिर भी फ्रॉड बैंक करे जा रहा है, तो दिस इज एन इंटरनल बेंचमार्क. तो फोर्थ वन एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट ये लाया गया जहां पर रेपो रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि ट्रेजरी बिल्स है, ये 3 मंथ एंड 6 मंथ्स का, उससे आपको लिंक करना है. तो वन ऑफ द वैल्यूज विल बी ऑफ द गवर्नमेंट. रेपो रेट लाइक 6.25% है आज के डेट में, इसमें आप जो भी स्प्रेड अपना ऐड करके इंटरेस्ट रेट सेट करो ऐसा. ठीक है, तो एमसीएलआर के डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने बताए वो क्या क्या है. एमसीएलआर वन, ये 1 2 3 4 जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, किस बेसिस पे बैंक ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा. नंबर वन इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स. यस, कॉस्ट ऑफ फंड्स, कितना पैसा लगा आपको ये लोन मनी जुटाने में डिपॉजिट्स में, देन यू आर गिविंग द लोन, तो इसका इंटरेस्ट रेट आप सेट कर रहे हो एमसीएलआर के बेसिस पर. तो कॉस्ट कितना लगा वो तो ऐड करेंगे ना इस अमाउंट में. देन नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर. सीआरआर पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. सीआरआर जो है कैश फॉर्म में रिजर्व आरबीआई के पास बैंक रखता है, लेकिन कोई इंटरेस्ट आरबीआई बैंक को दे रहा है क्या, नहीं. ठीक है, तो दैट इज वाई ये चीज हम कस्टमर्स से वसूलेंगे, ऐसा करके इसको इंक्लूड किया गया. ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट जो है वो, एंड टेनोर प्रीमियम, लाइक बैंक इफ इट वांट्स टू गिव सम लॉन्ग टर्म लोन, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बैंक. ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन देने से उसका पैसा फंस जाएगा, तो इट इज जनरली नॉट विलिंग, बट इफ एट ऑल इट हैज गिवन ए लॉन्ग टर्म लोन, तो उसका प्रीमियम अमाउंट जो है वो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, यानी कि जो लॉस हुआ वो मैं यहाँ पर कस्टमर से वसूलूंगा. तो दीज थिंग्स आर, चारों जो है आपके एमसीएलआर के कंपोनेंट्स हैं, सो डी 1 2 3 and 4 इज द राइट आंसर. Which among the following is purpose of reverse repo rate? रिवर्स रेपो रेट एक्सेस जो लिक्विडिटी है बैंक्स के पास उन्हें सक करने के लिए यूज होता है मेनली. ठीक है, बैंक के पास एक्सेस मनी जो है वो सब एक्चुअली बैंक कैन कीप इट विद द आरबीआई. तो फंडिंग बैंक्स व्हेन रिक्वायर्ड, रिवर्स रेपो रेट से कैसे फंडिंग होगा, बिल डिस्काउंटिंग रेट, absorb excess liquidity present with the banks. ठीक है, तो C will be the right answer. All of the above भी नहीं होगा. 54, the funds availed by banks under targeted long-term repo operations were supposed to be invested in investment grade bonds. तो repo operations तो पता है, but long term क्या है, 1 to 3 years का operations. एंड ये टारगेटेड होगा तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए रेपो ऑपरेशन, यानी कि आरबीआई लोन देगा टू द बैंक्स एंड इट विल से कि यू हैव टू डू दिस ओनली. ठीक है, यही चीज करना है आपको. 1 to 3 years के लिए ये लोन दिया गया है, और वो चीज क्या है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कंपनीज के बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट करना है, स्पेसिफिकली एनबीएफसी. ठीक है, एनबीएफसी जो कि मिड साइज्ड है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसमें. और मिनिमम अगर आपको 100 रुपीज लोन दिया गया तो इसमें से मिनिमम इतना अमाउंट आप मिड साइज्ड एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करोगे. मिनिमम कितना है, 50%. ओके, so B will be the right answer. Which one of the following is not one of the limitations? तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. लिमिटेशन क्या नहीं है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द बैंक रेट, है ना. सो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बैंक रेट रिलेटेड. जीडीपी इन इंडिया किस मेथड के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो वी नो देयर आर 3 मेथड्स. प्रोडक्ट मेथड जहां पर क्या यूज किया जाता है, gross value added is used to calculate GDP. Then there is income method जहां पर incomes are used, different entities के income add कर दो, national income आ गया. And then expenditure method जहां पर आपका consumer जो consumption expenditure है by the consumers households, investment expenditure by the firms, government expenditure by the government, and we have the फॉरेन जो एक्सपेंडिचर है लाइक एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हम ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग द जीडीपी का वैल्यू. ये चीज हमने डिस्कस किया था. तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला एंड एक्सपेंडिचर मेथड इज एक्चुअली यूज्ड इन इंडिया टू कैलकुलेट. मिक्स ऑफ ऑल द थ्री नहीं है. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला फॉर जीवी एट बेसिक प्राइस. तो फैक्टर कॉस्ट से कि में अगर आप प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड करेंगे
एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द बेसिक प्राइस, है ना। तो किसी भी वैल्यू में ऐसे करिए एंड यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जीवी एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होना चाहिए, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, माइनस सब्सिडीज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब्सिडीज जो है वो खर्चा तो बिल्कुल भी हम नहीं करते। गवर्नमेंट कोई भी पैसा अगर इनको जिन्होंने भी ये प्रोडक्शन किया है उसको प्रोवाइड कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो दैट मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सब टैक्स ऐड कर दो, कॉस्ट जितना लगा है वो ऐड कर दो, राइट। Now we'll be discussing question number 58। तो यहाँ पर दिया हुआ है which among the following statement about gross domestic product GDP is incorrect। ठीक है, तो incorrect statement हमें चुनना, अक्टूबर का क्वेश्चन है ये। तो GDP के बारे में अगर मैं बताऊं तो GDP is not a very good calculation of the national income, because GDP कैलकुलेट करते हुए आपको ये पता होता है कि हाँ यहाँ आपका कितना इनकम हुआ है, इतना तो पता है, बट ये इनकम किसका इनकम है, पुअर का है, रिच का है, तो इनकम इनइक्वालिटी के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगता। रीजनल इनइक्वालिटी यानी कि कौन से रीजन में ज्यादा इनकम कौन से कम हुआ है वो भी पता नहीं लगता। आपको ये भी नहीं पता चलता कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से हुआ है। एंड अगर जीडीपी बहुत हाई है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पॉवर्टी पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा किसी कंट्री में, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में जो है जीडीपी, यहाँ जीडीपी में रीजनल डिस्पैरिटी हो सकती है, यानी कि डिफरेंसेस आ सकते हैं। यस, ये चीज हो सकता है। इट इज एन एग्रीगेट मेजर विच स्पीक्स अबाउट हाउ द जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जीडीपी यानी कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिच पीपल का इनकम है, पुअर का इनकम, इसके बारे में बात होती है जीडीपी में। तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पता ही नहीं चलता कि रिच का है, पुअर का, किसका इनकम है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा हुआ है। ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, तो अब मार्केट प्राइसेस पे जीडीपी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग कितना आउटपुट है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू कितना है, मार्केट प्राइसेस यानी कि करंट आपके मार्केट यानी कि आपके घर के पास के जो स्टोर्स है वहां पे कितना प्राइस है उसके बेसिस पर। तो एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट, टैक्सेस एंड सब्सिडीज को एडजस्ट करके। फैक्टर कॉस्ट क्या है, मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, चारों को जो फाइनल कॉस्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड जीडीपी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो वो कॉस्ट सारे ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द जीडीपी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से, तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, लेकिन ये इससे डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम का पता चलता है, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो बी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। ओके, तो बी हमारा सही आंसर है। 59 which among the following is not one of the components of non tax revenue। तो रेवेन्यू जो हमारे गवर्नमेंट का होता है वो दो तरह का होता है, एक तो टैक्स का होता है, दूसरा नॉन टैक्स का होता है। तो टैक्स रेवेन्यू दो टाइप्स के होते हैं एज यू नो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, लाइक इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो, लाइक जीएसटी, जो कि आप शॉपकीपर को पे करते हो, फिर वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज एवरीथिंग विच इज नॉट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैक्स इंक्लूडेड ही नहीं होता। ठीक है, तो यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो इंटरेस्ट रिसीट्स, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट अमाउंट वापस मिल रहा है, तो दैट इज द इंटरेस्ट रिसीट। ठीक है, तो ये रेवेन्यू जो रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट का वो टैक्स रेवेन्यू नहीं है, तो दिस इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, तो ये भी टैक्स नहीं है। जैसे कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसमें से जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज पब्लिक सेक्टर है ना, गवर्नमेंट का है ये, तो दे विल ट्रांसफर प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। तो यस, कस्टम्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स। जब भी आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट टैक्स, ये चीजें लगती है, तो दैट इज टैक्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स ये आपका टैक्स नहीं है, बिकॉज ये नॉन टैक्स है, बिकॉज आप ग्रांट दे रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग सम मनी टू समवन, इस पे कोई जो है यहाँ पे टैक्स नहीं है एसेंशियली। ये एक्सटर्नल यानी इंडिया से बाहर किसी को मनी दे रहे हैं कि आप लौटाओ मत, यू जस्ट कीप इट। ठीक है, नॉट अ लोन बट अ ग्रांट। ग्रांट मीन्स नो नीड टू रिटर्न प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अमाउंट कुछ भी नहीं देना। तो दैट, तो तीनों आपके रेवेन्यू है लेकिन नॉन टैक्स, बट ये टैक्स रेवेन्यू है, तो हियर द लाइज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो सी। 60 which among the following is the best definition of primary deficit। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का बेस्ट डेफिनेशन पूछा हुआ है। इट इज द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है एज यू नो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है,
रिसीट हमारा इतना है, तो ये एक्सेस जो हो गया दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट, जनरली ये तो कैपिटल डेफिसिट कहलाना चाहिए बट ये जनरली नहीं होता। जितना हमारे पास रिसीट है, जितना पैसा आया है उसको ही हम खर्च करते हैं सो दैट हम कैपिटल गुड्स या फिर हम जो है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इस तरीके के फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है क्रिएट कर सके, विच इज अगेन एसेट्स क्रिएट कर सके, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट मींस जो भी रेवेन्यू हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो, इसमें से जब आप रेवेन्यू जो भी इनकम हो रहा है, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, ठीक है, डिफरेंट टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम, वो ठीक है, डे टू डे एवरी मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे होता है, तो ये इनकम्स, ये दोनों इनकम्स, ये इनकम जो है अगर आप एक्सपेंडिचर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेट्स से 6000 का हमारा एक्सपेंडिचर है, 4000 इनकम है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, कमी कितना है, 2000 रुपीज और चाहिए तो आई शुड डू द एक्सपेंडिचर, तो 2000 रुपीज इज द रेवेन्यू डेफिसिट। बट इसमें से जो आप खर्चा कर रहे हैं, लेट्स से ऐसे ग्रांट्स आप दे रहे हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि कैपिटल एसेट क्रिएट करने में यूज हो रहा है, यानी कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, ऐसे जो है आपके कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए, कैपिटल में आना चाहिए ना, तो वी विल रिमूव दिस फ्रॉम हियर। तो रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये अगर आप रिमूव कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एकदम इफेक्टिव, एग्जैक्ट रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट, जो टोटल डेफिसिट है, टोटल बजट हमारा 10,000 रुपए का खर्चा है, बट वी हैव ओनली 5000 रुपीज अवेलेबल, तो बाकी 5000 कहाँ से आएंगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डेफिसिट, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। तो ये पूरा अमाउंट इज द फिजिकल डेफिसिट। ये फिजिकल डेफिसिट में से मुझे फ्यूचर के पेमेंट्स को हटा देना है, ये जो खर्चा इसमें से, ये खर्चा कम करो थोड़ा, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो फ्यूचर में करने 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद, वो अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हटा दो। ये हटाने पे चलो 1000 रुपीज इंटरेस्ट पेमेंट से, तो कितना बच रहा है 9000, तो हमारा डेफिसिट भी जो है रिड्यूस हो जाएगा बाय 4000 टू 4000। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, 4000 जो है हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा के, तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं, सो वी नो दैट दिस इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, बी विल बी द राइट आंसर। This is a homework question. Please pause the video and try to answer this. Let us see who gives the right answer. And let me again remind you, हमारा सुपर क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें आपके चार जो कंपोनेंट्स है जेआईबी एग्जाम के, उनको उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 60 आवर्स में कंप्लीट किया जा रहा है थ्रू 24 प्लस लाइव क्लासेस, ईच कंपोनेंट के 6 प्लस लाइव क्लासेस आपके होंगे, एंड इजीली थ्रू दिस आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट topics, MCQs, notes, all of these live classes, everything are part of this. Previous year questions भी आपको provide किए जा रहे हैं, and the content is clear, crisp and quality. ठीक है, इतना कम समय में कैसे सर, because clear है, crisp है, exam relevant content है, तो आराम से आप जो है एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। So you can click on the link given in the description and hurry up because JIB 80 कोड अभी प्रेजेंटली उसमें लग रहा है, एंड 80% का ऑफ आपको इससे मिल रहा है, तो दिस इज लिमिटेड पीरियड, एंड इसका जो डेट से 13 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट, 25 तक आपके एक महीना पहले बिफोर द एग्जाम विल बी कंप्लीटिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस एंड यू कैन रिवाइज एंड एड अप टू दैट। ठीक है, and I would like to wish you all the best. If you have any other queries, you can always contact us on 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। All the best for your preparation. Thank you.